सभी को नमस्कार, नमन प्रणाम। जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला 59 में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की महती भूमिका। आज के हमारे वक्ती हैं जानी मानी हंसा जी बिश्नोई, कहानीकार जोधपुर से, और आज के प्रोग्राम के संचालक है श्री चंद्रभान जी बिश्नोई जी। तो मैं चंद्रभान जी से निवेदन करूंगा कि आप आभासीय मंच पे आएं और आज के प्रोग्राम का संचालन करें। श्री चंद्रभान जी। न्यून प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जो है तकनीकी प्रबंधन संभाल रहे हैं, और हमारे विनोद जमदास जी जो कि संयोजन कर रहे हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और तमाम हमारे जो साहित्य रसिक, साहित्य प्रेमी जो जुड़े हैं, जामवाणी साहित्य अकादमी की एक महत्वपूर्ण जो पहल है साहित्य संवाद श्रृंखला, उसके तहत हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ है हंसा बिश्नोई जी, जो कि मूल रूप से कहानीकार है और साहित्य लेखन में आपकी दिलचस्पी है। और हंसा जी के बारे में बता दें कि यूं कहें आपको कि आप आवाज और अल्फाज की दुनिया के सिद्धहस्त कलाकार कहें आपको, क्योंकि आप सन 2006 से आकाशवाणी से भी जुड़ी हैं। आकाशवाणी में नारी वाटिका कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए होता है, उसमें आप जो है आवाज देते हैं। आकाशवाणी जोधपुर से आप 2006 से जुड़े हुए हैं, और आपका लेखन जो है उसमें प्रकृति के चित्र जो है बहुत खूबसूरत उभर कर सामने आते हैं। और आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है कि प्रकृति में या पर्यावरण संरक्षण में जो महिलाओं की भूमिका की हम बात करते हैं, उस पर हंसा जी हमसे संवाद स्थापित करने के लिए हमारे साथ है। हंसा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैडम, आपका माइक ऑन नहीं है। हंसा जी, आपका माइक। जी। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है जी। स्वागत है हंसा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जामवाणी साहित्य अकादमी को, और सभी को निवन प्रणाम। मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो आपने अपने इस संवाद श्रृंखला के लिए मुझे चुना। हंसा जी, आप जैसी समाज की विदुषी महिलाएं, जिनसे समाज बहुत कुछ सीखता है, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण भी है। तो आप साहित्यकार भी हैं, और आप एक अच्छे जो है उद्घोषक कहें या कंपियर सूत्रधार कहें, वो भी हैं। और प्रकृति को लेकर आप बहुत सजग भी हैं, और विषय भी हमारा यही है कि प्रकृति संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं जो है उनकी क्या भूमिका है और क्या भूमिका हो सकती है। हम इस विषय पर बात करें हंसा जी, उससे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने बचपन के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में हमें बताइए। मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूँ, हरदा जिले से। और मूलतः कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, मेरे जो पूर्वज थे वो यहीं से गए थे। जब छप्पनिया का काल पड़ा था तो यहीं से गए थे जी। और मालवा अंचल में जाकर बस गए थे। तो बहुत अच्छे कृषक बन गए, क्योंकि मेहनती तो थे ही, यहाँ किन्नी से गए थे। तो वो जब वहाँ बसे तो धीरे धीरे उन्होंने, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सोचने वाली, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतने वर्षों में भी अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, और इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। पहनावे को, खान पान को, सब कुछ अपना जिंदा रखा। ये बहुत अच्छी बात है। तो वो जो जगह थी जहाँ मेरा बचपन गुजरा, स्कूलिंग मेरी वैसे भोपाल की है, लेकिन उसका मुझे इतना असर नहीं पड़ा मेरे जीवन पर जितना मुझे उस हरदा का पड़ा। और जो हरदा शहर है उसको स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का हृदय स्थल है। तो बहुत ही अच्छी संस्कृति से रचा बसा शहर है, और वहाँ के कई सब क्षेत्र में, भले वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक रूप से देखें या साहित्यिक रूप से देखें,
बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के वहां से प्रतिभाएं वहां से निकली हैं। तो जब भी हम छुट्टियों में हरदा आते थे तो वहाँ एक चलती फिरती लाइब्रेरी आती थी। छुट्टियां होती थी तो एक बंदा आता था, वो अपनी साइकिल पे बहुत सारी किताबें लेकर आता था। तो वो रंग बिरंगी किताबें जो होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी, और अल्टरनेट डे आता था, लेकिन हम वो किताबों को देखकर बड़ी रुचि जागती थी और तुरंत उसको पढ़ लेते थे। तो वो पढ़ने का शौक वहां से लगा। उसके बाद में 80 का दशक था जब भोपाल में भारत भवन की स्थापना हुई थी। तो हमें हमारे जो पेरेंट्स थे, माता पिताजी थे, वो वहां पे नाटक दिखाने ले जाया करते थे। और इस तरह से बहुत सारे, रविंद्र भवन था वहां पर, रविंद्र भवन में कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते थे, तो वो उनको हमने देखा है। साथ ही साथ में गुलाब प्रदर्शनी और जो भी, जैसे भी जो भी साहित्यिक कार्यक्रम होते थे या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उन सब में हमें ले जाया जाता था। फिल्में हमें नहीं दिखाई जाती थी, सिनेमा हॉल हमने नहीं देखे थे। तो ये सारी चीजें एक व्यक्तित्व को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका जी निभाती हंसा जी, आप पूरा एक चित्र हमारे सामने आपने उभारा है, है। अपने बचपन से लेकर जहाँ आप रहते हैं। वैसे मैंने इसीलिए जो है आप कहाँ के रहने वाले हैं ये मैंने जानबूझकर नहीं बताया, ताकि आप ही जो है वो पूरा चित्र उपस्थित कर सकें। तो आप इस यात्रा में बताते बताते यहाँ तक आए कि यहाँ से आप लिखने लगे। तो पहली बार जो है आपने कब कब लिखा, कुछ अगर बताना चाहें ऐसा अनुभव अपना तो। नहीं, पहली बार लिखने का ऐसे मुझे कुछ ध्यान नहीं है। स्कूल टाइम से ही लिखते थे, या विधा कॉलेज की टाइम में बात तो। करें, अभी आप कहानीकार हैं तो क्या आपने हाँ, पहली कहानी ही लिखी या फिर नहीं नहीं, कुछ है? ऐसा नहीं है। ये जो भी मेरा अभी जो कहानी संग्रह निकला है, वो सिर्फ एक दिन का नहीं है, वो वर्षों का रखा हुआ था, जिसे मैंने एकत्र किया, इकट्ठा किया और अभी निकाला। तो हंसा जी, आपने कहानी संग्रह का जिक्र किया तो मैं हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए बता दूं कि अनुगामी जो पहला कहानी संग्रह है हंसा जी का, उसका विमोचन जोधपुर शहर में जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति में हुआ, और सबने बहुत सराहना की है हंसा जी की कहानियों की कि आज का जो समाज है उसका एक बहुत सुंदर चित्र, जहाँ कुछ नकारात्मकताएं हैं उनका अंकन भी है, तो जहाँ बहुत सारी सकारात्मकताएं भी है वो भी है। और खास बात ये भी रही चर्चा में कि हंसा जी की जो कहानियां हैं उसमें प्रकृति के जो चित्र है वो उभर कर आए हैं, और बहुत बेहतरीन रूप से उभर कर आए हैं हंसा जी। तो ये प्रकृति से आपका जो प्रेम है इस पर कुछ कहें, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो भी यही है कि हमारी जो नारी शक्ति है वो प्रकृति के लिए कितनी क्या सचेत है। प्रकृति का चित्रण की बात जहाँ पर है, तो प्रकृति तो स्त्री की पूजा की है। मेरी कुछ कहानियों में एक शब्द एक चित्र एक जैसे एक बनता। कहानी मैंने पढ़ी है, मुक्त गगनांचल। हाँ उसमें जी। हंसा जी आपने एक गांव का, और गांव के बाहर जो कुआं है उसका, वहां पर जो महिलाएं पानी के लिए आती है उसका एक बहुत सुंदर चित्र आपने उपस्थित किया है। तो ये सब ये कहाँ से और कैसे? ये जो आपने कहा, ये कहानी जो मुक्त गगनांचल है, उसमें जो मैंने चित्र किया है, वो सच में मैंने वैसा ही कुआं वहां देखा था। और ये कुआं जो भी मध्य प्रदेश जाता है, जो भी वहां पर जाकर जमेश्वर भगवान के मंदिर में जाता है, उसके बगल में ही ये कुआं बना हुआ है उस गांव के। क्योंकि नीम गांव में मेरा ननिहाल है, तो मैं अपने बचपन में अपने मामा के बच्चों के साथ जब वहां गई थी, तो मैंने उसको देखा है। और अब तो खैर वो नहीं रहा, लेकिन उसके बारे में मैंने जो लिखा है मैं वो बता दी। कुछ अंश बड़ा आप सा कुआं, पढ़िए। जी। बड़ा सा कुआं, चारों ओर भीड़, बाल्टियों के छप छप की आवाज लाख की चूड़ियों के स्वरों का साथ दे रही थी। बाहर घड़ों को राख से मांजती चमचमाती स्त्रियों की बातें, हंसी ठट्ठे, कोलाहल ही कोलाहल। कुएं के किनारे दो और घिर्री लगी थी, बाकी पत्थर की सिल्लियां थी, जिन पर रस्सियों के निशान गहरे हो चले थे। मस्ती में डूबी रमणियों की रस्सी और बाल्टी भी मस्ताती ऊपर आती, छलक छलक आधा पानी बिखेरती हुई।
तो धीर गंभीर गृहिणियों की बाल्टी सीधी चाल से चलती, पूरी भरी हुई किनारे लगती। कुआं कई घटनाक्रम को अपने कानों से सुनता, कभी बीती रात के प्रणय संवाद की खिलखिलाहट से मुस्कुराता, तो कभी सास ननद की प्रताड़ना से भरे प्रसंगों पर रुआसा हो जाता। तो कभी वह माँ के आगे पीछे डोलते छोटे छोटे बच्चों के सिर पर रखे लोटे को देखकर स्वयं को धन्य मानता, और कभी विवाहियों से फटे पैरों को देख गांव से कुएं तक के मार्ग पर अफसोस करता। उषा काल से चली रस्सियां दिन चढ़ने तक लहलहाती थीं उसकी भुजाएं बनकर। इधर दोपहर बीतते ही गोधूली तक लौटते जानवर और पनिहारियां दोनों उसे एक जैसे लगते, अपने अपने घर को छूने की जिद। क्या बात है! आपने जो है कुएं का मानवीकरण किया है। बहुत हाँ, ही सुंदर चित्र जो आपने उपस्थित किया है। और कोई अंश आप अपनी कहानी, किसी भी कहानी से पढ़ना चाहें तो आपका स्वागत है। ये कहूँ कि सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे जो कोई स्थान ही नहीं बल्कि कुछ परिस्थितियां या कुछ घटनाएं जिनको लिखने में काफी समय लगता है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। जी। और कहने को तो वो 4 लाइन होती है, लेकिन उन 4 लाइन में उन 4 पंक्तियों में आपको काफी परिश्रम करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही इसमें मैंने फ्लैप में दी है इस बुक में, वो देखिए। जी। कनकताई एक कहानी है, उससे ये मैंने ली है। पर शालू मैं मूर्ति की तरह उन्नत अटल तो बाहर से थी, अंदर से तो शिथिल थकी एकाकी ही थी। हाँ, बिल्कुल एकाकी। फिर एक दिन मैं भी उत्सुकता जन्य देहिक स्पर्श से दीप्त हो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर बैठी, अपने आचरण के रेशे रेशे उधेड़ दिए। मजबूत चरित्र के होते हुए भी देह के राग आलाप और सुर में खो गई, उसके आकर्षण में बिंद गई, उस स्वप्निल आवेग में अलग संसार रचा बैठी। तो ये मेरी एक कहानी से लिया गया है, और मुझे लगता है अब हमें विषय पे आ जाना चाहिए। जी, हंसा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कहानियों के अंश जो है वो हम सबसे साझा किए। हंसा जी, नारी वाटिका कार्यक्रम आप जोधपुर आकाशवाणी से प्रसारित कर रहे हैं और उसमें पर्यावरण को लेकर आप बातचीत करते रहते हैं और पर्यावरण को लेकर समूचा विश्व है वो संवाद कर रहा है। बहुत से सम्मेलन हो रहे हैं, संगोष्ठियाँ हो रही है, चर्चाएँ हो रही है, सरकारें भी सचेत है। क्या लगता है आपको आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये सब बातें आज हम कर रहे हैं? जबकि हम बात करें गुरु जम्बेश्वर भगवान की तो उन्होंने जो है वो बहुत पहले ही हमें ये आगाह कर दिया था कि ये स्थितियाँ हो सकती हैं और आज ये स्थितियाँ आ चुकी है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये तमाम तरह के कार्यक्रम पर्यावरण को लेकर हमें करने पड़ रहे हैं? विश्व की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि इसके बहुत भयावह आंकड़े हैं जो मैंने कुछ निकाले भी हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन शुरुआत ही हम ऐसे करते हैं कि भाई हमारा जो धर्म है, हमारा जो समाज है, वो हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिस पंथ को फॉलो कर रहे हैं वो विज्ञान सम्मत है, पूरी तरह से पूर्णतः प्रकृति पर आधारित है। जी। और जहाँ स्त्री और प्रकृति को जोड़ने की बात है तो वहां ये दोनों में बहुत साम्य है, क्योंकि जी। दोनों के पास जीवनदायिनी शक्ति है, हुँ, हुँ। दोनों के पास प्रजनन क्षमता है, दोनों के पास अपने बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी दोनों के पास, स्त्री के पास भी है और प्रकृति के पास भी है। तो ये जो साम्य है वो स्त्री को प्रकृति के एक रूप होने का एहसास कराता है, वो एहसास कराता है। अब आप देखिए ना, हम कहते हैं धरती माँ, हम कितने हक से कहते हैं, कितने अधिकार से कहते हैं। क्या बात बिल्कुल है! वैसे ही अपनी माँ को भी हम बड़े अधिकार से पुकारते हैं और जमाते हैं उस पर अधिकार। अब वो स्त्री जो है वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में या पुत्री के रूप में। जी। तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि जो पुरुष है वो लकड़ी काटता था, और लकड़ी काटता था, और जो स्त्री होती थी वो उसका संग्रहण करती थी, उसको जी। इकट्ठा करती थी। और हुँ, ये हुँ। जो संचयन का भाव है वो आज भी स्त्रियों में देखने को मिलता है, प्रकृति जी, में भी मिलता है। वो अपने बीजों का संचयन करती है, बारिश जी। आने पर उन्हें रोपित करती है, उगाती है उन्हें।
तो वैसे ही दोनों में, माँ के दूध में भी जैसे जीवन देने की शक्ति है, वैसे ही प्रकृति में भी प्राणवायु देने की शक्ति है, क्योंकि प्रकृति तो भी माँ है। प्रकृति भी माँ है। और दोनों ही देखिए, अब सामने देखिए, दोनों कितनी सुकोमल है, दोनों जी। शांत है। जब तक आप अति नहीं करेंगे तब तक वो दोनों सहन करती हैं। जब ज्यादा ही और अति हो जी, जी, जाती है, जी, जी, जी। ज्यादा ही अति हो जाती है, तब तो फिर भूकंप आएंगे ही, धरती सहन विनाश करती आएगा। है, इसीलिए धरती को माता कहा गया है। इसीलिए माता कहा गया है। तो स्त्री का प्रकृति से जुड़ाव तो स्वाभाविक है। जी, अच्छा, जी। ये भी हमने कोरोना काल में देखा कि कितनी सारी योजनाएं बनती हैं इस धरती को, नदियों को साफ करने के लिए, प्रकृति के का संरक्षण के लिए। लेकिन उस दौरान हमने ये बात नोट की कि अपने आप ही नदियां स्वच्छ हो गई, है ना। तो उस दौरान ये बात भी नोट करने वाली है, ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जो स्त्रियां अपने घर में जिन्हें समय मिला, उन्होंने उस दौरान अपनी प्रतिभा को निखारा, वो ऊपर लेकर आई। जी। तो दोनों अपने आप को संयमित रखती हैं। और ये कह सकते हैं कि अद्भुत नाता है एक प्रकृति में और स्त्री दोनों में। और यही है, इसीलिए जो स्त्रियां हैं वो सजग होती हैं इस प्रकृति को बचाने में बनिस्बत पुरुषों के, क्योंकि वो जानती हैं कि प्रकृति नहीं है तो जीवन ही नहीं है। और यही कारण है कि खेजड़ी आंदोलन में मुख्य भूमिका अमृता देवी ने निभाई, और चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका गौरा देवी ने निभाई। तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिनमें स्त्रियां हैं वो आगे रही हैं। अच्छा देखिए, ये दोनों महिलाएं, गौरा देवी है चाहे अमृता देवी, शिक्षा इनसे मीलों दूर थी, इनके पास नहीं थी। जंगल में रहने वाली महिला, पहाड़ों पर रहने वाली महिला, ग्रामीण परिवेश की महिला, लेकिन उन्होंने ये काम कितना बखूबी किया, कितनी सुंदरता से किया। ये जो कहानी है हमारी खेजड़ी आंदोलन वाली, बलिदान की वो, कहानी। जी। हाँ, खेजड़ी आंदोलन से तो हम हमारी पहचान है। हंसा जी, बहुत बार जब हम इस समाज की पहचान है। सुनते हैं अमृता माँ के बारे में, जी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी, हमारे, और कहीं न कहीं आंखों से अश्रुधारा बहने बिल्कुल लगती है। बिल्कुल, मैं तो बात ये कर रही हूँ सूत्र जो जिससे हमें गुरु महाराज ने दिए, मुझे और महसूस हो हमारा रहा है। जामानी साहित्य जो भी है उसमें यूं कहें कि एक पूरा का पूरा साहित्य हमारा जो है वो पर्यावरण के इर्द गिर्द है। तो इस बीच हम बिल्कुल। अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हमारे बीच हमारे साहित्यकार सुरेंद्र सुंदरम जी एक सवाल आपसे कर रहे हैं कि आपकी अच्छा, कहानियों का केंद्रीय विषय अगर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, या आपका मन जो है वो किसमें अधिक रमता है? इस पर थोड़ा आप बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत आभारी है आपकी। केंद्रीकरण की बात करें तो मैं प्रकृति से ही ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ। और ये जो जो भी मैंने, जो आपसे मैं बात कर रही हूँ, वो सब मेरी कहानियों में कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको दिखेगा। आपको दिखेगा ये कि ये कहानी वैसे अमूमन एक विषय को लेकर तो नहीं लिखी गई है। तो केंद्रीकरण में मैं, पसंद मेरा जो है वो ग्रामीण जीवन ही है। पसंद तो यही कहूंगी कि मुझे वही अच्छा लगता है, मैं उसमें बहुत कंफर्ट महसूस करती हूँ और अच्छे से लिखती हूँ। लेकिन कोशिश मैंने की है कि मेरी कहानियां कई क्षेत्रों को कवर करें, कई क्षेत्रों में उसमें मैंने अपनी लेखनी चलाई है। जो भी मुझे महसूस हुआ, इसमें एक कहानी है कोविड काल के समय की है। मैंने सिर्फ एक हेडलाइन देखी थी न्यूज चैनल पर कि ऐसा हुआ कि मानवता शर्मसार हो गई, और 1.25 साल तक मोर्चरी में सड़ते रहे 2 कोविड मरीजों के शव। तो ये जो कहानी मैंने लिखी, इसके बारे में मैं बता दूं कि मैं आज तक दक्षिण की तरफ नहीं गई हूँ। हमारे सतपुड़ा के जंगल और अरावली के पर्वत यहीं तक सिमटी हूँ, आगे गई नहीं मैं। लेकिन उस बात को लेकर, सिर्फ एक लाइन को लेकर मैंने वो पूरी कहानी का ताना बाना रच दिया। और ये जब तक मैंने लिखा नहीं तब तक वो, क्योंकि लिखने वाला संवेदनशील होता है, तो ये मुझे, मेरे दिमाग में ये, जब तक मैंने उसको उकेरा नहीं, लिखा नहीं, तब तक ये चलता रहा। ये कोई 5-6 दिन, जैसे ही मैं सोकर उठती थी मुझे वो लाइन दिखाई देती थी न्यूज चैनल की लिखी हुई। तो आप सोचिए कि जो लिखने वाला है उसको किसी एक विषय की जरूरत नहीं पड़ती, वो कहाँ से भी प्लॉट उठा लेता है, कहीं से भी वो, उसमें यदि है तो कहीं से भी सोच सकता है कि इस पे लिखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ग्राम्य जीवन मुझे बहुत पसंद। जी,
और बिल्कुल। इसलिए ये देखिए कि हमारा ये जो अब विषय पे वापस आऊं, विषयांतर हो गया है तो इको फेमिनिस्ट आंदोलन जिसको कहते हैं उसको उस सबसे पहले ही चला था हमारा खेजड़ी आंदोलन। अच्छा, सुरेंद्र जी मुझसे पूछ रहे हैं कि पद्मजा जी आपको स्मृतियों की लेखिका क्यों कहती हैं। दरअसल कहानी जो होती है वो सब बीता हुआ कल ही होता है, बीता हुआ कल ही होता है, तो स्मृतियां तो उसकी हो ही जाती है। कई जगह कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उन्हें बार बार याद करते हो और इसीलिए स्मृतियां की और ये जो मेरी कहानी है उसमें संस्मरण का थोड़ा सा पुट आता है। हालांकि संस्मरण विधा को मैंने पूरा नहीं कवर किया, लेकिन कहीं कहीं वो आता है उसमें टच, इसीलिए उन्होंने मुझे स्मृति की लेखिका कहा है। जी, चंद्रभान जी। अपनी बात को आप जारी रखिए, अभी आप जो बता रहे थे पहले। हाँ, तो रिचर्ड बर्वे करके एक हुए थे, उन्होंने हमारा जो पर्यावरण चेतना का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसको हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, उसको पूरे विश्व में प्रचारित किया और सारे विश्व में उन्होंने ये बताया कि अपने लेखों के जरिए कि इससे बड़ा दुनिया में कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता जो पर्यावरण के प्रति चेतना को जगाए। अमृता देवी ने किस तरह से बलिदान किया और तीनों बेटियों के साथ, और उसके बाद में 363 लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। तो ये जो, जैसे मैंने कहा कि ये जो भाषा, ये जो कथा है, कहानी है, ये हमारे 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 समाज की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम इस पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि जहाँ जीवन है वहां प्रकृति है, और प्रकृति नहीं हो, जल नहीं होंगे तो जीवन कैसे रहेगा। और इसी बात से मुझे लगता है प्रेरित होकर कि जंगल है तो हम हैं, इसी बात से प्रेरित होकर जी, चमोली के उत्तराखंड में गौरा देवी ने, जो रेणी क्षेत्र था, वहां पर देवदार के वृक्ष काटने, सरकार की कोई योजनाएं थी, तो जब वो वृक्ष काटने वन विभाग के कर्मचारी आए तो उन्होंने, गौरा देवी ने वहां पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमृता देवी ने चिपक कर वृक्षों को बचाने का प्रयास किया था, वैसे ही उन्होंने कहा, और उस आंदोलन को फिर चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो अब देखिए कि गौरा देवी ने भी 27 महिलाओं को अपने साथ ले लिया था, लेकिन उस समय लोकतंत्र था, इसलिए उन पर आरी नहीं चली। लेकिन हमारा जब ये आंदोलन हुआ तो लोकतंत्र नहीं था, बड़े अमानुष लोग थे। देखिए, अच्छा, आज इस विषय में यदि मैं कहूँ तो अब जागरूकता बहुत फैल गई है, वो फैलनी भी चाहिए। कोविड का काल हमने देखा है, तो एक नवधान्य आंदोलन करके वंदना शिवाजी हैं जो उसको चलाती हैं, और वो जैविक कृषि को बढ़ावा देती है, चंद्रभान जी। जी, उसमें वो जी, बीजों का संरक्षण करवाती हैं, कीटनाशकों की हानि बताती हैं और इसके जो भी दुष्परिणाम है उसके बारे में हमको जागरूक करती है। साथ में वो लिखती भी हैं। इसके अलावा सुनीता नारायण जी हैं, उनको तो पद्मश्री भी मिला है, और उन्होंने इस वन संबंधी जो भी संसाधन है उसके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। जल संबंधी जो भी जागरूकता है उसको फैला रही है। तो महिलाएं इस बारे में बहुत अच्छा कदम उठा रही हैं। फिर यदि हम बात करें तो मेघा पाटकर जी, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, नदियों को जोड़ने की जो नीति थी और जो विस्थापित लोग थे उनके अधिकारों को लेकर उन्होंने उपवास रखा था, विरोध किया था, जेल भी जाना पड़ा। तो इन सब के बावजूद महिलाओं के हौसलों की उड़ान कम नहीं हुई, क्योंकि महिला जी। प्रकृति संरक्षण को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। तो कुछ यही घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां इस बात को गहराई से सोचती हैं, और यदि उन्हें सही राह मिले तो वो मार्गदर्शन मिले तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हंसा जी, आपकी बात हमारा, में एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, कि जी, मैंने एक बार लिखा था 4 पंक्तियों में कि पीपल की पूजा, पेड़ों को पानी अब इतिहास हो हम्म, गया, दादा का चौपाल, दादी की कहानी हम्म, अब इतिहास हो गया। सोचते हैं तो दिल दर्द से तड़प उठता है, वो नदियों का नीर और आँखों का पानी अब इतिहास हो गया।
तो ये जो बात हम पीपल की पूजा की बात करते हैं या फिर खेजड़ी की पूजा की बात करते हैं, हमारे जो वृक्ष है, तो इनमें पुरुषों की बदौलत जो महिलाएं हैं वो ज्यादा संवेदनशील है हाँ, प्रकृति के, वो ज्यादा अपने करीब महसूस करती है। तो कहीं बिल्कुल, न बिल्कुल। कहीं महिलाओं की यूँ कहें कि ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो इसके लिए आगे आएँ और पुरुषों को भी बताएँ कि ये प्रकृति किस तरह से हमें क्या दे सकती है। पुरुषों को तो मैं यही कहूँगी कि भई जो कुछ आंकड़े हैं जो बहुत ही भयावह हैं और इस बारे में हम जब बात करते हैं प्रगति की कि हम बहुत आगे जा रहे हैं और शहरीकरण हो रहा है और हमने ये हमारे घर में खरीद लिया या हम यहाँ जा रहे हैं और जो भी कुछ हम भौतिक रूप से समृद्ध होने की बात करते हैं। लेकिन जब तक हम इस पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो वहां ये बात भी सोच लीजिए कि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। और कई बातें ऐसी होती है महिलाओं की तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है क्योंकि वो घर की धुरी है तो वो अपने छोटे छोटे काम से अपने बच्चों को सिखा सकती हैं कि आप इस तरह से इस पर्यावरण को बचाइए, भागीदार बनिए। तो देखिए अब ये बात करें तो हमारे विश्व में ये एक वैश्विक समस्या है जिसमें से पहला वाला पॉइंट तो मैं यही रखूंगी कि ये जो फैशन है उसकी समस्या जो उससे बहुत खतरा है पर्यावरण को। कैसे? वैश्विक तापमान जो है उसमें वृद्धि हो रही है और उसमें कपड़ों का हाथ है। अब सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन ये मैं बता दूं कि एक सिडनी का विश्वविद्यालय उसने ये शोध किया है कि कपड़ों का जो उत्पाद है वो 15 साल में दुगना हो गया है। सिर्फ 15 साल में कपड़ों का उत्पाद दुगना हो गया है और हम अब देखिए ना, आप अपने घर में ही देखिए हम कितने जोड़ी कपड़े पहनते हैं। तो हम पहनते हैं और हम सिर्फ उनका इस्तेमाल 40% करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते, हम उन्हें फेंक देते हैं। तो ये भी एक कचरा बनता जा रहा है, ये भी एक समस्या बनती जा रही है। फैशन बदल रहा है तो विदेशों में तो इनकी होली जलाई जा रही है नए कपड़ों की। तो इस तरह से ये इस कचरे को यदि हम समेटना चाहें, हम कोशिश करें, तो हमें अपने पुराने उस पे जाना पड़ेगा कि जो दादी जी, नानी होती थी, वो किस हाँ, तरह से पुराने कपड़ों को लेकर जी। गुदड़ी बनाया करती थी वो और कितना वो कलात्मक। सहेज चीज़ों को सहेजना, और यही तो प्रकृति हाँ, संरक्षण है। आपने कपड़ों की बात की तो बात जब भोजन की आती है तो हम देखते हैं कि जहाँ भी सामूहिक भोज होता है, तो हम हाँ, खाते कम हैं और जो फेंकते है जा रहे वो हैं। वेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये भी एक तरह से कहीं न कहीं प्रदूषण ही है, प्रकृति के हाँ, साथ तो कुठाराघात ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आप अपने घर में जब फेंकते नहीं हो तो बाहर क्यों फेंकते हो? जब आप अपने घर में जी, ठंडा खा लेते हो तो वहाँ पे ठंडा प्लेट में लिया हुआ खाना हम वापस जाते हैं कि गरम लेके आते हैं। तो जी। ये गलत है, ये गलत है और ये मैं बार-बार कहूँगी कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, वो हमें देखकर ही सीख रहे हैं। ये हम उनसे जी, कहेंगे बिल्कुल नहीं हंसा जी, मैं ऐसा इसी करो। सवाल पर भी आ रहा था कि हाँ, अभी इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि प्रथम गुरु जो है बच्चे की वो माँ होती है। तो एक माँ हुँ। बच्चे को किस तरह से पाले-पोसे, किस तरह से शिक्षित करे कि वो जो है मैं व्यस्त होने के बाद जो है वो प्रकृति को सहेजना सीखें, प्रकृति का सम्मान करना सीखें, वो धरती को माँ कहें, वो सूर्य और चंद्रमा को देवता कहें। ये हुँ। कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है और मैं इस बात पे आऊँगी, लेकिन जो मैं पुराना टॉपिक जिसके बारे में मैंने अभी सर्च किया है, मैं वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, तो मैं बीच में आपको जी, आपकी जी, जी, बात को बिल्कुल, इसका उत्तर स्वागत है, दूँगी, स्वागत। जी, मैं इसका उत्तर दूँगी। तो चंद्रभान जी, जो जैव विविधता आज हमारी दुनिया में है, वो एक दिन में वो 6 करोड़ वर्ष में तैयार हुई और उसका 2/3 हिस्सा हमने पिछले 50 साल में चौपट कर दिया। और ये बात बहुत ही डरावनी है, चिंता वाली बात है कि सिर्फ 50 साल में आपने इतना प्रकृति का दोहन कर लिया। अब ये कहिए कि हमारी आदत है कि हम इस प्रकृति से ज्यादा लेते हैं या ज्यादा दिखाने की हमें होड़ है, तो फिर यही है कि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे। तो बस यही आपको ये संस्कार देने होंगे कि वो शेयरिंग करें, वो अपनी बात को देखिए, शेयरिंग करने से मतलब मेरा ये है कि कई बार ऐसे होता है कि हम दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन खुद नहीं लेना चाहते, है ना? हम उस समय जी, हमें ये लगता है हमारा अहम आ गया जाता है।
बिल्कुल। कि जैसे आपने किसी को अपनी कार में बैठा लिया, आप उसको वहीं जा रहे हो, वो भी आपके कार में चला गया, लेकिन अब जब आपको लग रहा है कि वो कार लेकर जा रहा है, तो आप उसके साथ बैठने को राजी नहीं, है ना? समझ रहे हैं ना? तो जी, बिल्कुल। ये शेयरिंग हम सब लोगों को आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में 2.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। 1 लीटर पेट्रोल 2.5 केजी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और उसको शुद्ध करने में एक विशाल पेड़, जिसको हम 100 साल का समझ लें, वो विशाल पेड़ 1 घंटा लगाता है उस 2.5 केजी कार्बन डाइऑक्साइड को वो शुद्ध करता है, तो उसको पूरा 1 घंटा लगता है। अब आप सोचिए हम कितने लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, और सबकी अपनी अपनी गाड़ियां होती हैं। हम शान समझते हैं उनमें जाना, और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन कुछ इस तरह की सोच भी हमारी होनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें, हम साथ में जाएं, नहीं तो हम पैदल जाएं जहां तक संभव हो। तो उसमें ये अब अपने बच्चों को नहीं हम सिखाएंगे, तो ये जो शेयरिंग है ये नहीं सिखाएंगे, तो आगे का समय बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और अब अंशा देखिए जी आप। कहते भी हैं कि बच्चे जो है वो आपका कहना करें या नहीं करें, लेकिन जो हाँ, आप करेंगे वो अवश्य करेंगे। बिल्कुल, जो आप करेंगे वो जरूर करेंगे। वो आपको वॉच करते हैं, वो आपको देखते हैं, आपकी हरकतों को देखते हैं। तो अब देखिए हर साल विश्व में हर साल 700 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं, तब पूरी दुनिया की जो कॉपी किताब है उसका कागज बनता है। अब आप सोचिए, अच्छा ये कागज बनने की क्रिया तो ठीक, लेकिन ये जब इसको जब बनाया जाता है, तो जो तरह तरह की गैस निकलती है, और वही अम्लीय वर्षा होने का कारण होती है। एसिड रेन जो होती है उसका कारण ये है। तो हमारे किसान भाई इस बात को कितने अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरत है कि हम इन सारी बातों का ध्यान रखें। एक ऐसी भी हमारे घर में यदि चलता है, तो वो जो गैस निकालता है, ओजोन परत उससे प्रभावित होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और जहां आपने प्रश्न किया था कि एक माँ के दृष्टिकोण से क्या होता है, एक महिला के दृष्टिकोण से क्या होता है, तो वो बात हमारी बार बार निकल के आ रही है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि बिल्कुल। समाज को, किसी भी समाज को बदलने में युवा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और संत भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये दोनों का बचपन निकलता तो माँ के साथ ही है। तो यदि उसका वही उसी समय से उसका वो उस बारे में सोचे, सकारात्मक सोचे, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और फिर हमारा जो धर्म है वो तो बेस्ड इस पर है। हम हवन करते हैं, प्रकृति का ये प्रकृति की जो उपासना है, जो हवन है, जिसके बारे में इतने सारे शोध हो रहे हैं कि प्राण वायु उससे बढ़ती है, ये आसपास के वातावरण का शुद्धिकरण करता है। अग्नि वैसे देखे जाए तो प्रकृति है, और हम लोग प्रकृति के उपासक हैं। तो इससे जो शुद्धिकरण किया जाता है, इसमें जो तरह तरह की संविधा डाली जाती है, उस संविधा पर भी अभी बहुत सारा शोध कार्य चल रहा है। तो ये गर्व का विषय है कि हम माँ बैठे और अपने बच्चों को वो नहीं करते। अच्छा, अब देखिए, इसमें मैं मेरा ही उदाहरण दूं। मैं अपनी माँ से कहती थी कि जब मेरी बेटियां बड़ी होने लगी, तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ ये तो सुनती नहीं है, हवन करती नहीं है। तो मेरी माँ मुस्कुरा के कहती थी कि रहने दो, ये जब इनके सिर पे पड़ेगा तो कर लेंगे। और आज मैं उनके देखती हूँ, जब वो ये सब पढ़ाई लिखाई से निवृत्त हुई है, तब मैं देखती हूँ कि वो इस और काम करती है वो हवन। तो ये मतलब मैंने उन्हें हम चाहें कि हम बच्चों को जबरदस्ती कुछ सिखाएं, तो उससे नहीं होगा। जी, बस आप करते जाइए, नहीं होगा, वो बिल्कुल। समय आने आपने पर उदाहरण वो दिया, सब करेंगे। अपनी माँ का जिक्र किया, और हाँ, तो ये भी हमारा दायित्व है, एक माँ का दायित्व है कि हम्म, वो फॉलो भी करे और बच्चों को भी बताएं कि जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियमों में क्या कहा है। शब्दवाणी में कहाँ क्या कहा है कि वृक्षों को क्यों बचाना चाहिए, जीवों की हत्या हम क्यों नहीं करें, इसके क्या देखिए, नुकसान हैं, ज्यादा इसके तमाम। ज्यादा जी, हमारा बहुत वृहद साहित्य है, जर्मन साहित्य बहुत विशाल है। ज्यादा हमें नहीं डूबे हम इससे, हम तो सांसारिक प्राणी हैं। नहीं डूबे यदि हम सिर्फ हम 29 नियम को फॉलो करें, सिर्फ 29 नियम। अब आप देखिए, उसमें सब कुछ आता है। जहाँ 30 दिन के सूतक की बात है, या जहाँ रजस्वला वाला नियम है, तो वो दोनों ही पवित्रता से जुड़े, स्वच्छता से जुड़े। पानी को छानने वाली बात है, तो वो भी स्वच्छता से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो
स्वस्थ रखने की प्रेरणा हमें देते हैं कि नशा नहीं करना, तरह तरह के नशे जो जैसे हमने बताए हैं 4-5 की, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हरे वृक्ष ये नहीं सब। काटना। हाँ, हम्म, हरे वृक्ष पे तो पूरा बेस ही हमारा प्रोग्राम। जी। तो ये सारे हम उसमें यही सीखें कि जीवन मूल्य क्या है। और एक बच्चा तो चंद्रमान जी ऐसे होता है कि अ, कोरा कागज होता है, उसपे जितने भी बुरे गुण हैं, दुर्गुण हैं, उसकी इबारत तो हम ही लिखते हैं। हम ही उसको बताते हैं। हम मतलब एक माँ ही नहीं, पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज वही उसको बताता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है तो वो ये नहीं जानेगा कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, मेरे कपड़े नए हैं या पुराने, वो इन सब चीजों को नहीं जानता। हम ही उसको बताते हैं कि इन बच्चों के साथ खेलो, इन बच्चों के साथ मत खेलो, ये तुम्हारे नए कपड़े हैं, ये तुम्हारे पुराने कपड़े हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से ये जो भी भावनाएं हैं, ये हम ही तो उनमें भरते हैं। तो एक हंसा माँ जी। जी। हाँ हाँ, बताइए। आप लिखते हैं, हम आपको पढ़ते हैं, आप बोलते हैं, हम आपको सुनते हैं। और बच्चा, जब हमने बात की कि माँ उसकी जो है वो पहली शिक्षक है, गुरु है, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो वह स्कूल जाता है। और आप एक और जिम्मेदारी में भी है, आप अध्यापिका भी है, बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती है। तो एक अध्यापिका का या अध्यापक का क्या दायित्व है कि वो बच्चों को किस तरह से ये बताएं कि प्रकृति को सहेजा जा सकता है? क्योंकि हमारी किताबों में भी बार बार ये कहा गया है, लेकिन किताबें कह दें, हम पढ़ लें, इतने से ही काफी नहीं होता है। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है आपकी नजर में? बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं अपने शिक्षक की बात बताऊं तो मेरे शिक्षक भी हमें ये जो मेरा पठन पाठन का जो जो रुचि है उसके बारे में, मेरे शिक्षक मुझसे बात करते थे, मुझसे ही क्या कहते थे, पूरी क्लास से कहते थे कि ये राइटर ऐसा है और इस राइटर ने ऐसे लिखा। कई विदेशी राइटरों के भी नाम लेते थे, तो मैं उनको लिख लेती थी। और फिर जब मैं उनको पत्रिका में पढ़ती थी तो मुझे वो मेरे अध्यापक दिखाई देते थे, जिन्होंने वो बताया था कि उनने ऐसा लिखा है, उनने ऐसा लिखा है। तो घर से निकलते ही दूसरी भूमिका शिक्षक की होती है, बिल्कुल शिक्षक की होती है। तो मैं अपने बच्चों को, जो भी जिन्हें पढ़ाती हूँ, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अपने जन्मदिन वाले दिन अपने एक वृक्ष लाओ, एक पौधा लाओ, और उसको, जैसे तुम हर साल अपने जन्मदिन पे कुछ उपहार मांगते हो, तो उस पौधे को मांगो और उसको रोपण करो। उसका उसका रोपण करते हुए ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे इस पेड़ की भी बढ़ेगी। और जैसे तुम्हें खाना चाहिए, जैसे तुम्हें सब कुछ चाहिए, वैसे ही तुम इसकी देखभाल करो। तो ये बात मैं बच्चों से जरूर कहती हूँ। और ये भी कहती हूँ कि एक ना एक किताब अपने परिजनों से जरूर मंगाए जन्मदिन वाले दिन। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। आजकल तो सब बिना मांगे मिलता है। तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो किताब तुम चाहते हो, उस किताब को नोट करो, उसको लिखो, और वो किताब तुम चलो। क्योंकि किताब जो है वो बच्चों में एक धैर्य को बढ़ाता है। उसका जो पढ़ना है, पठन जो है, वो बच्चों में धैर्य की सीमा बढ़ाता है। और ये आज जो हमारा पूरा विश्व है, समाज है, उसको धैर्य की बहुत जरूरत है। वरना आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची है, और आगे न जाने कितनी मचेगी। तो धीरज का होना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हंसा जी, सुरेंद्र सुंदरम जी आपके लेखन पर कह रहे हैं कि आपकी कहानियों में सहजता है, जिसके लिए भाषा का चयन और मुहावरे भी सजग हो गए हैं। मेरे विचार से आप कहानियां लिखती नहीं, स्वयं जीती भी है। तो अब ऐसा ही एक मेरा सवाल भी है जी। कि क्या आपको लगता है कि लिखना पढ़ना थोड़ा कम हो गया है, या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी बहुत लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है? या फिर हम्म। यूं कहें कि एक युवा को लिखने के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बताइए। चंद्रभान जी, लिखना तो बहुत दूर की बात है। सबसे जी। पहले तो उसको पढ़ना आना चाहिए। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, उसके पास भाषा होगी नहीं, उसके पास अपनी डिक्शनरी तो हो ही नहीं सकती उसके पास अपनी डिक्शनरी। तो बहुत जरूरी है कि वो पढ़े। और पढ़ते पढ़ते ही क्योंकि जो लिखाई गा रहा है वो मन को पढ़ता है। ठीक है, जब आप अलग अलग तरह के विषय पढ़ रहे हैं
तो जब आप बाहर निकलते हैं, कई लोगों से मिलते जुलते हैं, मतलब ये कहूँ कि अपनी कहानियों के, अपने विषय के प्लॉट ढूंढते हैं, तो उस समय आप सामने वाले के मन को पढ़ने लग जाते हैं, और जो लिखाई गा रहे हैं वो मन को पढ़ने लग जाता है, बहुत आसानी से पढ़ता है। चुप रहता है, शांत रहता है। कई बार आपको लगेगा कि ये थोड़ा सरफिरा है, कम बोल रहा है, जहाँ बोलना चाहिए वहां बोलता नहीं है, हर कहीं बोले। कई आप साहित्यकारों को, बड़ों बड़ों को देखेंगे ऐसे। तो लिखाईकार मन को पढ़ता है, और उसको मन को पढ़ने की शक्ति कुछ तो गॉड गिफ्ट है, मिलती है, और बाकी की जो नहीं मिलती है वो आती है आपके पढ़ने से। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, और जब शब्द भंडार बढ़ेगा तो आप निश्चित मान के चलिए, क्योंकि संवेदनशील होता है, हर कोई लिख नहीं सकता, लिखने वाला संवेदनशील होता है, वो अपने वातावरण से जो 50% लोग, कई लोग संवेदनशील होते हैं, लेकिन आपका जो भाषा भंडार है वो आपके पास होना चाहिए, और वो होता है हमेशा किताब पढ़ने से। सार यही है कि लिखने से पहले आपको पढ़ना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लिखने से पहले पढ़ना चाहिए। अ, एक जरूरत इस बात की भी है हंसा जी, जाम्बानी साहित्य अकादमी जो है वो भी इस हेतु प्रयास कर रही है, और सभी हमारे जो लिखने वाले हैं वो भी इस हेतु प्रयास कर रहे हैं। तो एक ये प्रयास भी होना चाहिए कि हम इस तरह के सेमिनार्स भी करें, इस तरह की गोष्ठियां भी रखें, कि जहाँ जो लिखने वाले हैं हमारे समाज के, उन सबको बुलाया जाए और युवाओं के साथ संवाद स्थापित किया जाए, जो साहित्य में रुचि रखते हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए, और कुछ ऐसी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाए जिससे हम लेखन की तरफ जा सकें, जुड़ सकें, मुड़ सकें, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा जाम्बानी साहित्य जो है वो इतना विपुल है, और प्रकृति को लेकर के, प्रकृति में जिन्होंने भी योगदान किया है उन सब की भी एक लंबी फहरिस्त है, चाहे जिन्होंने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया है, या वन्य प्राणियों के लिए अपना बलिदान दिया है, और या फिर हम जो है वो हमेशा बहुत बार कोर्ट से भी हम जो है वन्य प्राणी है या उनको लेकर के, या फिर जो हरे वृक्ष की कटाई है उनके विरोध को लेकर के, वहां से भी जो है हमारे पक्ष में फैसले भी आते रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह के आयोजन जो है वो किस तरह से हमें आगे ले जा सकते हैं, और लेखन और उसके साथ साथ जो प्रकृति को सहेजने की बात है उसमें हम जो है वो आगे जा सकते हैं? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो अगहन का मेला चलता है, उसमें वहां पर जम्बेश्वर मंदिर में 5 दिन पहले से जाम्बानी साहित्य वहां जाता है, और वहां कई प्रतियोगिताएं कराता है। तो ये बहुत और आज नहीं, कई वर्षों से हो रहा था। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, और वहाँ के जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उन्हें भी बहुत कुछ वो जानते हैं जाम्बानी साहित्य के बारे में, भगवान जम्बूशा के बारे में, हमारे पंथ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो एक आप कभी जाइए और देखिए, एक स्वर्गिक आनंद जो आपको मिलना चाहिए वो आपको वहां मिलेगा। तो ये हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। सबसे पहले तो हम प्रतिदिन हवन करें, रोज हवन करें, कहते हैं ना, पहले क्रिया आप कमाइए तो उरा न फरमाइए। तो जरूरत तो इसी की है। इसके अलावा यदि मैं कहूँ कि इस किताब से, इस किताब की बातों से, या अपने विषय की बातों से इतर मैं आपको कहूँ तो एक मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ। मैंने अभी कई लोगों को ये किताब दी है, जैसे कई लोगों के पास गई है। जी जी चंद्रभान जी, कई लोगों के जी। पास ये मेरी किताब गई है। हंसा जी, और किताब की बात आ गई तो मैं आपसे बीच में पूछना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले, कि कोई अगर आपकी किताब को पढ़ना चाहे तो कहाँ उपलब्ध है, कैसे मंगा सकता है, कैसे पढ़ सकता है, इसके बारे में आप जरा जी, बताइए। ये ऑनलाइन जी ये ऑनलाइन उपलब्ध है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। ये अभी उपलब्ध हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं मंगाना चाहें तो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे समाज में आज कहाँ, जो मैं आपको घटना बता रही हूँ कि आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा जरूरत किसकी है, ये इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने जिन लोगों को ये पढ़ने को दी, उनमें से कई लोगों ने मुझे कहा कि सर जी, लगता नहीं है कि आप विष्णु हैं।
सिर्फ जी। उन्होंने यही बोला मुझे कि लगता नहीं है कि आप विष्णु ही हैं। तो ये चुभने वाली बात थी, थोड़ी सी निरुत्तर हो गई मैं। तो मैं यूँ कहूंगी कि एक तबका है, एक कुछ लोग हैं, कुछ प्रतिशत है जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज को हानि पहुंचा रहे हैं। सही एक सही बात कही आपने, छवि बिल्कुल है ठीक जो है। उसको धूमिल कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो यही प्रयास करना चाहिए कि हम उनको आश्रय नहीं दें, और क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं, तो बिगड़े हुए को सुधारना हमारा कर्तव्य है, करना चाहिए हमें। तो कुछ ऐसा प्रयास करें हम कि वो नशा मुक्त बने, कोई अनैतिक कार्य ना करे। तो इस विषय में सोचने की बहुत जरूरत है। और वही बात है कि एक माँ बचपन से ऐसे संस्कार दे कि भाई, बार बार पलट के मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि शुरुआत तो घर से ही होती है, माँ से ही होती है। वो ऐसे बने क्यों, इस प्रश्न को तलाशें, इसका उत्तर ढूंढें। तो प्रकृति से यदि हमें जुड़ना है, हमें खुद को वो सब करके देना है, उनके मन में भौतिकवादी बनने की इच्छा नहीं जगाना है, तो वो आपको कल सुखी रखेंगे। जी। तो, क्योंकि बच्चे हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारा आईना होते हैं, हमारे व्यक्तित्व का, जी। हमारी परवरिश का आईना होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें उचित संस्कार दें। और जी, उचित बिल्कुल। संस्कार कोई हाथ पकड़ के नहीं दिए जाते चंद्रभान जी। वो तो हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में हम ये सब देखते थे और ये सब पढ़ते थे। मेरे पिताजी जो थे वो अतिथि सत्कार में, मैंने पूरा परिवार अतिथि सत्कार में बहुत माहिर था। घर आवे दरियो जी में। तो ये होता था, मैं बताऊं आपको कि यदि 10 कप चाय बाहर गई है बैठक में, तो पीने वाले यदि उसको 8 है, तो वो 2 कप वापस नहीं लौट के आते थे। वो सड़क चलते लोगों को पुकारा जाता था, उनको वो चाय पिलाई जाती थी। तो ये बात मुझे याद है, और यही सोच के मैं आज सब लोगों के अतिथि सत्कार के लिए हाजिर रहती हूँ। तो इस तरह से आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप माता पिता बने हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने किसी माँ हो आप, यदि तो आपने किसी आत्मा को अपने गर्भ में धारण किया है, तो उसको उसको शिक्षित करने का, उसकी परवरिश का, उसके लालन पालन का, उसको संस्कारित करने का जिम्मा आपका है। इसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। और हंसा जी, एक बात आपकी जो है दिल छू गई कि 8-10 कप चाय है, लेकिन पीने वाले 2 है, तो वो वापस नहीं आनी चाहिए और किसी को बुलाकर हाँ पिला दी जाए। और यही हाँ जो हाँ। बात बच्चों तक अगर जाए, तो निसंदेह जो है वो हमारे बच्चे जो है वो कितने अच्छे होंगे। हम्म। बात आपने की कि कुछ विद्रूपताएं भी है, एक ऐसा चित्र भी हमारा उभर कर सामने आता है समाज का। जी। तो उसमें भी अगर सकारात्मक हमें कुछ करना है, तो वो भी एक साहित्य ही है जो वहां से कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है। एक शेर जो है कि लोग मुझ पर पत्थर फेंकते गए, मैं चुन चुन कर मकान बनाता चला गया। तो व्यर्थ के विवाद में उलझे, उससे अच्छा है कि हम जो है कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा रचें जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। और खासकर हमारे बच्चे, जिनकी एक जिम्मेदारी है कि वो समाज को जो है आगे लेकर जाएंगे। जी। हंसा जी, आगे कोई प्रश्न पूछना चाहते जाते 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 एक प्रश्न, एक संदेश आप देना चाहें समाज के लिए कि प्रकृति से वे कैसे जुड़े हैं, या फिर सृजन की जब हम बात करते हैं, तो उसको लेकर कुछ आप कहना चाहें, या इस पूरे विषय को आप समेटना चाहें कुछ शब्दों में, तो आपका स्वागत है। देखिए चंद्रभान जी, हमारा हमारा जो समाज है उसका बोध वाक्य ही है, सिर साठे रूखे रहे तो भी सस्त हो जा, है ना। तो जी। कितनी अद्भुत बात है जो हमारे जैसा कौन सा समाज होगा ऐसा। तो हम उस समाज पर गर्व करें। सबसे पहली बात तो ये कि गर्व करें। और जब गर्व करेंगे तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे। क्योंकि आप किसी चीज से प्रभावित होते हो तो फिर आप उसमें और अपनी खोजी प्रवृत्ति दिखाते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि सीधे और साधारण शब्दों में बस 29 नियम जो हमारे हैं,
हम उनको फॉलो करें। उसमें सब कुछ है, उसमें एक अच्छे नागरिक बनने के, एक अच्छे समाज के सब कुछ दे रखा है उन्होंने। एक व्यवहारिक व्यक्ति बनने के सब कुछ समाहित है 29 नियम। और कितना सरल, कितना सहज, विज्ञान सम्मत समाज है हमारा, विज्ञान सम्मत पंथ है हमारा। तो बस हम उसको माने, उस पर चलें। ये मेरी सभी से गुजारिश है, प्रार्थना है, अनुनय विनय। और आप सब लोगों ने, जी जामवाणी साहित्य ने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया, इस कार्यक्रम में मुझे रखा, उसके लिए जी। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार और प्रकट करती हंसा बिश्नोई जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला और आप इस संवाद श्रृंखला से जुड़ी और हमें ये बताया कि किस तरह के सूत्र जो है साहित्य के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं। आपने खेजड़ली बलिदान की बात की, आपने जो है चिपको आंदोलन की बात की और महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए ये भी बताया कि आज आज जो कुछ महिलाएं जो है वो काम कर रही है, वो किस तरह से काम कर रही है। आपने अपने लेखन के बारे में भी बताया और अपने बचपन के अनुभवों को भी साझा किया और लिखने के अनुभव भी आपने साझा किए। यानी कि इस लगभग 50 मिनट के इस संवाद में आपने बहुत बहुत कुछ समेटा है और फिर कभी किसी श्रृंखला में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। और आपके शब्दों का सार अगर कहना चाहें तो ये वो यही है कि हमारे साहित्य में इतने सूत्र मौजूद हैं, बस जरूरत है उनमें झांकने की और उनमें झांकने से पहले हमें खुद के भीतर झांकना होगा। लेकिन स्थिति ये है कि दुनिया में अंतर्मन की आवाज सुनता कौन है, मैंने खुद को खुद ही से दूर जाते देखा है। तो कहीं ना कहीं हमें खुद के करीब आने की आवश्यकता है और यही आज के इस जो संवाद का सार है। एक बार फिर से मैं जामवाणी साहित्य अकादमी और तमाम जो हमारे विद्वान इस कार्यक्रम में जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर लालचंद जी बिश्नोई और संयोजक विनोद जमदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और तमाम जो विद्वान हमारे साथ साहित्यकार साहित्य प्रेमी जुड़े उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं चलता हूँ डॉक्टर लालचंद जी बिश्नोई के पास। अब मैं निवेदन करूंगा जामवाणी साहित्य अकादमी की आदरणीय अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा जी से कि वो हंसा जी और चंद्रभान जी का आभार व्यक्त करेंगे। हाँ, नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है जमदास जी? हाँ नमस्कार, नमस्कार मैडम, आ रही आवाज आ रही। हंसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी जामवाणी साहित्य अकेडमी की संवाद श्रृंखला में। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आपके नवीन कहानी संग्रह अनुगामी के लिए। अभी मैं पूरी तरह से आपकी चर्चा नहीं सुन पाई थी, थोड़ा सा बीच में व्यस्त होने की वजह से, लेकिन काफी कुछ सुना आपने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात को हम सबके सामने रखा। चंद्रभान जी के साथ आपका संवाद बहुत तारीफ काबिल था, उसके लिए एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई। जो सबसे अपीलिंग बात जो आपकी लगी वो आपका महिलाओं और प्रकृति का जो तारतम्य, जो उनका जो सापेक्षता को आपने बहुत अच्छे ढंग से हम सबके सामने रखा। और जो बहुत जरूरी बात, जिसे हम व्यवहारिक धरातल पर कहें, तो आपने जो एक परिवार में माँ की भूमिका है बच्चों को संस्कारित करने की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि संस्कार, वो आपने जो कहा कि संस्कार कोई हाथ पकड़ के नहीं दिए जाते। हम दिन प्रतिदिन की जो हमारा सुबह से लेकर जो हमारी दिनचर्या है, वो हमारे बच्चे बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से उन सबको देखते हैं और कब उनके व्यवहार में वो सब बातें आ जाती है हमें भी पता नहीं चलता और बच्चों को भी पता नहीं चलता। जब हम अपने बचपन को देखते हैं और अपनी माँ को याद करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत सी बातें अनायास हम में प्रविष्ट हो गई और आज हमारे घर के वातावरण में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती है। और शायद यही परिपाटी आगे चलेगी जब हमारे बच्चे उन्हीं सबको अपने परिवार में दिखाएंगे। जैसे मैं अपनी मम्मी की भाषा में कहूँ तो, मारवाड़ी में आपको अगर समझ आती है तो, जब मम्मी हमारी मम्मी हमेशा एक चीज कहती थी कि घड़े जैसी ठीकरी और माँ जैसी डीकरी, कि जो अपने घड़े जैसी उसका जो टुकड़ा होता है और माँ जैसी हमेशा बेटी होती है।
तो आप हमेशा देखो कि जो माँ के संस्कार है वो बेटियों में स्पेशली, बेटे इतने कनेक्टेड नहीं होते, बेटियां स्पेशली जो माँ से कनेक्टेड होती है, तो माँ के संस्कार बेटियों में आते ही हैं। आप ज्यादा मतलब कुछ एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में होता है। तो आपने बहुत हर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। अब आप लोगों की तरफ साहित्यकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन चूंकि दर्शन की विद्यार्थी हूँ तो बहुत अच्छा लगा आपका ये संवाद श्रृंखला सुनकर, और सुरेंद्र सुंदरम जी के प्रश्न और चंद्रभान जी का बहुत अच्छी तरह से आपके साथ संवाद स्थापित किया गया। और मुझे लगता है जितने भी आज श्रोता थे उन्होंने आपके इस संवाद का अवश्य लाभ उठाया होगा। एक बार पुनः हमारे जामवाणी साहित्य अकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और अग्रिम इसी तरह का कोई और काव्य संग्रह या कहानी संग्रह आप हमारे सामने लाएंगे, उसके लिए भी आपको पहले से अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगले सप्ताह या 2 सप्ताह बाद में जैसा अगला कार्यक्रम होगा, किसी नई शख्सियत के साथ, साहित्यकार के साथ, गीतकार के साथ मिलना होगा। तब तक अनुमति चाहेंगे जामवाणी साहित्य अकादमी की तरफ से। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत आभार डॉक्टर लालचंद जी। धन्यवाद जमदास जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा रहा, और आज बिल्कुल चंद्रभान जी ने नए स्टाइल से हमारी संवाद श्रृंखला प्रस्तुत करी है, और ये जो अनुभव था बहुत ही अच्छा लगा। पूनम चंद जी बीच में हैंड रेज कर रहे थे, अगर पूनम चंद जी अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं तो वो बता सकते हैं, मैंने उनको म्यूट कर दिया है।